नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार मित्र हो, महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून आजपर्यंत राज्यामध्ये जितके राजकीय भूकंप घडले नाहीत तितके भूकंप 2019 पासून राज्यात घडत आहेत. आणि या भूकंपाचं नेमकं केंद्र काय आहे, या भूकंपामध्ये जे नेते सहभागी झालेले आहेत त्यांच्या आयुष्यात, राजकीय आयुष्यात आणि व्यक्तिगत आयुष्यात काय होणार आहे याची कोणालाच कल्पनाही करता येत नाहीये. असं सध्या महाराष्ट्राचं राजकारण अगदी खालच्या स्तराला गेलेलं आहे. आणि या सगळ्यामध्ये जे नेते सहभागी झालेले आहेत त्यांच्यामुळे महाराष्ट्राच्या पदरी काय पडणार आहे, यातला कोण जिंकणार आहे, कोण हरणार आहे, कुटुंबच्या कुटुंब उभी फुटतायत. आणि मग या कुटुंब भेदण्यामध्ये जे लोक सहभागी झालेले आहेत त्यांचं पुढे काय होणार आहे, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्यासाठी म्हणजे अगदी दोन्ही पद्धतीत, कुंडलीच्या आधाराने देखील आणि वास्तविकता व्यक्तिगत आयुष्यात देखील आपण भेटणार आहोत एका अशा व्यक्तीला की ज्यांनी आजपर्यंत केलेली राजकीय भाकितं ही जवळपास 98% खरी ठरलेली आहे. अगदी खरं आहे, तुम्ही बरोबर ओळखलंय. मी आलोय पंडित राजकुमार शर्मा यांच्या भेटीला आणि आपण पंडित राजकुमार शर्मा यांच्याकडून समजून घेणार आहोत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आयुष्यात काय लिहिलेलं आहे, अजितदादा मुख्यमंत्री होणार का, देवेंद्र फडणवीसांचं काय होणार, उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार कुठे असणार आहेत, या सगळ्या प्रश्नांच्या उत्तरांसाठी आपण भेटणार आहोत पंडित राजकुमार शर्मांना. नमस्कार पंडितजी. पंडितजी, मी दोन गोष्टींकडे तुमचं सगळ्यात आधी लक्ष वेधणार आहे आणि आपल्या प्रेक्षकांचे. दोन असे दिवस आहेत की ज्या दिवशी पंडित राजकुमार शर्मा सुपर हिरो ठरले होते. ते दिवस मी आपल्याला सांगतो. 29 जून 2022 संध्याकाळी 5 वाजता मी पंडित राजकुमार शर्मा यांची मुलाखत घेत होतो आणि त्यावेळेला ते असं म्हणाले होते, मला हे माहीत नाही की आजपर्यंतचे राजकीय रिवाज काय आहे, पण एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होणार. आणि बरोबर 24 तासाच्या आत महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे विराजमान झालेले होते. मी आपल्याला आठवतं, मी तुम्हाला म्हटलं होतं की यांचे 98% जे काही राजकीय भाकीत आहेत ती जशीच्या तशी खरी ठरली. दुसरी तारीख आहे 22 एप्रिल 2023. त्या दिवशी पंडितजी असं म्हणाले होते की अजित दादा एनसीपी मध्ये फूट पाडणार आणि सरकारमध्ये जाणार. आज नेमकं तसंच घडलेलं आहे आणि अवघ्या 1.5-2 महिन्यामध्ये हे सगळं घडून आलेलं आहे. पंडितजी, आज आपण ज्या वेळेला भेटतोय त्यावेळेला हे जे 3 पक्षांचं किंवा 3 घटकांचं सरकार आहे हे किती वेळ टिकेल, कारण वेगवेगळे पंडित वेगवेगळ्या गोष्टी सांगतायत. हे टिकणार नाही, हे राहणार नाही, हे लोकांसमोर यांची खूपच नाचक्की होणार. आपल्या कुंडलीच्या आधारे काय वाटतंय? नमस्कार. टाइम महाराष्ट्र के दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार. आप सबका प्यार और आप सबका सहयोग हमेशा हमें मिला है और आगे भी मिलेगा. और साईं की कृपा से भविष्यवाणियां सत्य होती हैं और ग्रहों की अपनी रचना है. मैं जैसे इन्होंने शुरू किया कि महाराष्ट्र की निर्मिती से, उसी से शुरू करूंगा कि महाराष्ट्र का जन्म 1/5/1960 शनिवार और रविवार के सुबह हुआ और मिथुन राशि, अर्धरा नक्षत्र, शुक्ल पक्ष की पंचमी. अब ये घटनाएं तो सारी महाराष्ट्र में घटी जा रही है ना, इसलिए महाराष्ट्र की कुंडली का अध्ययन करना बहुत अनिवार्य है. बुध की महादशा खत्म होते होते 24/2/2024 को महाराष्ट्र में केतु की महादशा लगेगी. इस सारे माहौल में जब आप मुझे वो पूछ रहे हैं कि अब क्या होगा, एक तरफ आपने ये भी बोला कि बहुत सा कीचड़ फैल गया, बहुत सा, देखिए ये कीचड़ उसी दिन उस दिन भी तो फैला था जब महाविकास आघाड़ी शुरू हुई. 3-3 4-4 पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं. महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र के किसान की चिंता किसी ने करी या नहीं करी, पर डेफिनेटली एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में 1 साल के अंदर वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं कर दिखाया. हमारी भविष्यवाणी साईं की कृपा से सत्य होती है, सत्य हुई. ये तो भविष्यवाणी 2-2.5 साल महाविकास आघाड़ी जिस दिन की थी उस दिन भी मैंने कहा था कि एकनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे.
और उसके बाद वो वापिस जब बने तभी भी आपके माध्यम से हमने टाइम महाराष्ट्र के माध्यम से ये वाकिफ किया था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। अब जो आपका प्रश्न है कि ये सब क्या हो रहा है, एक बार वापिस दोहराएंगे प्रश्न तो मुझे और नाही, थोड़ी मेरा क्लॅरिटी। माझा हा प्रश्न आहे की हे जे सगळं चाललेलं आहे राजकीय, हा. की कोण कुठल्या पक्षात येतंय, कोण कुठे जातंय, कोण काय होतंय, याला बघा, जे शेवटी एखाद्या घटकाच्या नशिबी असतं किंवा ललाटी असतं, ज्याच्यात प्रारब्ध जे काही लिहिलेलं असतं तेच होत असतं, आपण फक्त निमित्त असतो. महाराष्ट्राच्या प्रारब्धात हेच सगळं लिहिलंय का? अभी और एक बात बताता हूं कि जब भी बुध गुरु की राशि में होता है, महाराष्ट्र की कुंडली में बुध मीन राशि में है, मीन राशि का स्वामी गुरु है और गुरु महाराष्ट्र के शनि और गुरु लगन में बैठे हुए हैं। तो जब हम महाराष्ट्र की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो ये बुध की महादशा में पिछले 4 सालों में महाराष्ट्र में अस्थिरता रही है, सरकारें बनी हैं, हर आदमी ने अपनी रोटी सेकी है। अब एक नया समीकरण बन गया है। 1 साल पहले देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने एक नया समीकरण बनाया था। अब ये जो अजीत पवार जी का समीकरण नया शुरू हुआ है, एक बात पक्की है कि ये सब नेता महाराष्ट्र के भले के लिए काम करना चाहते हैं, मगर इनकी टीम में डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे हैं जो महाराष्ट्र के भले के नहीं अपने भले के लिए काम करना चाहते हैं। अब महाराष्ट्र की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो राजेश जी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, 24/2/2024 के बाद महाराष्ट्र की कुंडली में केतु की महादशा लगेगी। केतु मंगल के साथ में है। महाराष्ट्र एक ऐसा रिजल्ट अगले इलेक्शन में देगा जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये जितने नेता महाराष्ट्र का मजाक उड़ा रहे हैं, कल मुझे राज ठाकरे की इंटरव्यू बहुत सुंदर लगी। उन्होंने बहुत सुंदर भाषा में, बहुत प्यार से, बहुत तरीके से सबके साथ में जो सबकी विश्लेषण किया, आई अप्रिशिएट दैट। 24/2/2024 को महाराष्ट्र की कुंडली में केतु की महादशा के बाद तो और खलबल मचेगी। महाराष्ट्र का अब जो राजनीति निचलतम स्तर पर आई हुई है वो डेफिनेटली और नीचे जाएगी। क्यों? जी, अगदी खरं आहे, तुमच्या भावना पोहोचलेल्या आहेत आपल्या प्रेक्षकांपर्यंत। मी पुढच्या प्रश्नाकडे तुमच्याकडे येणार आहे। आता ज्या वेळेला या सगळ्या राजकारणाचा आपण विचार करत असतो त्यावेळेला महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा नायक असतो राज्याचा मुख्यमंत्री। एकनाथ शिंदे यांना भाजपने वापरून घेतलं का, त्यांची गरज संपली आहे का, आणि त्यांचं राजकीय भवितव्य आणि भविष्य काय असणार आहे? 9 फरवरी 1964 धनु राशि कृष्ण पक्ष की एकादशी को एकनाथ शिंदे का जन्म हुआ। धनु लगन। इस वक्त एकनाथ शिंदे की राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है। एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी का उपयोग किया या भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे का उपयोग किया, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो मुझे उसका उत्तर नहीं पता। आप इन बीजेपी और एकनाथ ने दोनों ने मिलकर इस महाराष्ट्र की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए काम करने की ठानी थी, समझे जी। अब एकनाथ शिंदे की कुंडली का मैं तो भाग्य जायते सर्वदाना पुरुषम न कौशलम, चाय वाला पीएम बनता है और रिक्शा वाला सीएम बनता है और बकरियां चलाने वाला अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। भाग्य में जिसके लिखा है उसको मिलना है, नियति को कोई नहीं टाल सकता। इस वक्त मैं आपकी ही एक इंटरव्यू मेरी आपने ली थी, उसमें मैंने आपको बोला था कि 12 अगस्त 2023 तक अगर एकनाथ शिंदे बदले नहीं गए, 12 अगस्त याद रखिए, ये 12 अगस्त पाकिस्तान में भी मैंने इमरान खान के लिए बोली हुई है। 12 अगस्त 2024-23 तक अगर एकनाथ शिंदे बदले नहीं गए तो अगले 8 महीने जब तक चुनाव नहीं होते तो एकनाथ ही मुख्यमंत्री रहेंगे। मगर इस वक्त एकनाथ की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, राहु और केतु की डेफिनेटली चिंता का विषय है। उनको कोई ना कोई हानि सहनी पड़ सकती है। इसी के साथ में उनके सिपा सलार कह लीजिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की कुंडली का अध्ययन करना बहुत अनिवार्य है। मैं आने वाला हूं उस वक्त, लेकिन मगर एकनाथ शिंदे 12 अगस्त तक
कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजनीतिक संकट में आ सकते हैं और उनको बदला तक जा सकता है। आपको मालूम है कि मेरा किसी से कोई प्रेम नहीं, 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र और साईं के सिवा मुझे कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। नाही, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये 12 ऑगस्ट आपने अभी ये कहा की इम्रान खानला पण तुम्ही हेच सांगितलंय आणि एकनाथ शिंदेना पण तुम्ही हेच सांगितलंय. हे आता दोघांनीही सांगितलं आपापल्या परीने आपापल्या ठिकाणी करिश्मा केलेला आहे. केलेलं आहे. मग मला तुम्हाला विचारायचंय 12 ऑगस्टला असं नेमकं काय होणार आहे? देखिए, इस वक्त शनि जो है 17 जून 2023 से लेकर 4 दिसंबर 2023 तक 140 दिन के लिए जून से लेकर दिसंबर तक वक्री हुआ है। ये वक्री शनि जो है, अगर हम कुंडली का अध्ययन करके एकनाथ की कुंडली का देखते हैं तो उनका कुंभ राशि में शनि है, राहु की महादशा चली हुई है। राहु की महादशा के अंतर्गत शनि का वक्री होना, गुरु राहु का चांडाल योग होना, ये ज्योतिष शास्त्र ग्रहों का रिप्रेजेंटेशन है। पंडित राजकुमार शर्मा अपने मन से कुछ नहीं बोलता, तो डेफिनेटली गुरु राहु का चांडाल योग जो है, एकनाथ जी की कुंडली में गुरु के साथ में शुक्र बैठा हुआ है, गुरु स्वग्रही है, जनता के घर में है, कोई ना कोई राजनीतिक हानि उनको हो सकती है। इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। ये ग्रहों का विश्लेषण आपने मुझे पूछा है, जनता को कितना समझ आता है ये जनता को ही पता होगा, और जो लोग एस्ट्रोलॉजी के जानकार हैं उनको पता है कि गुरु राहु का चांडाल योग एकनाथ की कुंडली में चौथे घर से उनके करियर के घर को देख रहा है। तीसरे घर में शनि जो है एकनाथ जी की कुंडली में कुंभ राशि का, वो उनके धन स्थान को देख रहा है, तो शनि उनको बचाता है और गुरु राहु का चांडाल योग जो है उनको तकलीफ देता है। राहु की महादशा में 2004 में हमने मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर की भविष्यवाणी की थी। एकनाथ जी की कुंडली में कहीं ऐसा नहीं है कि वो मुख्यमंत्री होने के बाद सत्ता से विमुख हो जाएंगे, वो सत्ता में रहेंगे, नो डाउट एट ऑल। तो मुख्यमंत्री कोई हो और हो सकता है, ये मेरा विश्लेषण है। हाँ, अगर 12 अगस्त निकल जाती है, पहले अप्रैल में भी हमने ये विषय के ऊपर बात की थी, अगर 12 अगस्त अब निकल जाती है तो एकनाथ अगले इलेक्शन तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। पंडितजी, मला एक सांगा की कोणताही दोन लोकांचा विवाह असेल किंवा भागीदारीतला व्यवसाय असेल, तर जे दोन व्यक्ती किंवा जे दोन घटक असतात त्यांची कुंडली आपण तपासून बघतो. हो. हे भाजप आणि शिवसेना युतीचं सरकार आहे. अशा वेळेला देवेंद्र फडणवीस यांची कुंडली काय सांगते आणि अजितदादांना पक्षात आणणं ही या कुंडलीतला कोणता योगामुळे घडलंय की ही देवेंद्र फडणवीसांची राजकीय चूक घडलीय की अमित शहानी त्यांच्याकडून ती चूक घडवून आणली? देखिए, जब देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के साथ युति की तब भी आपने मुझे यही सवाल किया था कि, हाँ, कि क्या ये उनकी गलती तो नहीं है? गलती नहीं, इन दोनों ने महाराष्ट्र की जनता के लिए वो काम किए जो महाविकास आघाड़ी में नहीं हो पाए थे। उसका कारण कोरोना था या उद्धव जी की सेहत थी। मैं उसका कारण किसी को भी ब्लेम नहीं करता, क्योंकि कोरोना ने, जैसे ही उद्धव जी चीफ मिनिस्टर बने तो कोरोना की लाट आई और उसमें बहुत सी चीजें ऐसी जो नहीं हो पाई थी वो नहीं हो पाई, और इनकी किस्मत अच्छी थी, जब इन्होंने सत्ता में आए तो कोरोना जैसी बीमारी खत्म हो चुकी थी और इनको काम करने का मौका मिला। इन दोनों की किस्मत बहुत अच्छी मानता हूं मैं। अब आपने एक सवाल किया कि क्या अजित पवार, नाही, हाँ, माझा प्रश्न हा आहे की देवेंद्र फडणवीसांची जी कुंडली आहे ती किती शक्तिशाली आहे या सगळ्या राजकीय वादळामध्ये? कुंभ राशि 27 जुलाई 1970 10:29 नागपुर। देवेंद्र फडणवीस की केतु की जब महादशा लगी 4/3/2019, 4 मार्च 2019 को उनकी केतु की महादशा लगी। 108 विधायक आने के बावजूद भी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। आपको याद होगा, आदरणीय शरद पवार जी ने महाविकास आघाड़ी का गठन किया। और जब हम 4/3/2019 की बात करते हैं, देवेंद्र की कुंडली में केतु की महादशा शुरू हुई, उसके बाद 3 साल तक डिप्रेशनल स्टेज ऑफ माइंड, 2.5 साल तक इनकी जो पोजीशन है वो डगमगाई रही।
अब केतु की महादशा में उनके गुरु की अंतर्दशा लगी है। अगर एकनाथ शिंदे को कुछ महीनों के लिए डिप्टी सीएम बनाया जाता है, क्योंकि मुझे एकनाथ शिंदे सत्ता से बाहर होते हुए दिखाई नहीं देते, नहीं दिखाई देते। उनके लोग भी और वो भी कहीं ना कहीं, अगर हाई कमान जिसको आप लोग बोलते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, अगर ये पोजीशन आगे आने वाले दिनों में कुछ बदलाव होता है तो शक्तिशाली कुंडली की बात करें। देखिए 3% ब्राह्मण लॉबी है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे की आप बात कर रहे हैं, या आप जर्नलिस्ट होने के बावजूद भी ये कहेंगे कि ये सच है। आज देवेंद्र फडणवीस ने निस्वार्थ भावना से जो महाराष्ट्र की सेवा की है, इससे कोई भी चीज छुपाई नहीं जा सकती। तो अगला मुख्यमंत्री अगर होता है तो मुझे साफ साफ देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आता, अगर 12 अगस्त के आजू बाजू में कोई भी बदलाव आता है। पंडितजी, हे तर झालं आता देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्याबद्दल। आता या सगळ्यामध्ये वाद होण्याची शक्यता जी निर्माण झाली आहे ती अजित पवार यांच्यामुळे। आपण 22 एप्रिलला असं म्हणाला होता की राष्ट्रवादीचा एक वेगळा गट घेऊन ते सत्तेत जातील किंवा ते मुख्य प्रवाहापासून बाजूला होतील। अजित दादा पवार यांची कुंडली काय सांगते? देखिए, आदरणीय शरद पवार जी का जन्म 12/12/1940 में हुआ, बारामती, मेष राशि, और बुध की महादशा लगी 29/9/2019। बुध में अभी केतु शुरू है 23 फरवरी 2023 के बाद। आपको याद होगा, आपके शो के माध्यम से भी मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं उनकी चाणक्य नीति और कौटिल्य नीति की नीतियां जो हैं अब फेल होती हुई दिखाई देती है। अजीत पवार की कुंडली का हम बात करें तो, जिनको लोग दादा बोलते हैं प्रेम से, 27 जुलाई 1959 1:59 यानी 13 यानी दोपहर को उनका ऑलमोस्ट करीब 2 बजे का जन्म हुआ, अहमदनगर। सोमवार का दिन उनकी भी मेष राशि है। उनका तो नाम अजीत रखा, अ के हिसाब से मेष राशि ही है। इस वक्त उनकी राहु की महादशा चल रही है। मित्रों, एक बात ध्यान रखना, राहु की महादशा में जाते जाते राहु ने उनको एक बार फिर सत्ता सौंपी। राहु क्या कहता है कि मैं तुम्हें दुखी करूंगा, मगर जाते हुए तेरे को जैकपॉट देके जाऊंगा। दादा की कुंभ राशि है, मेष राशि है, और देवेंद्र फडणवीस की कुंभ राशि है। कुंभ राशि पे 7.5 लगी हुई है, मेष राशि पे ढैया चल रहा है। दादा की कुंडली में 3/8/2023 के बाद, मेरी बात को नजरअंदाज मत करिए, ध्यान से सुनिए, 3 अगस्त 2023 के बाद गुरु की महादशा लगेगी। गुरु की महादशा 3 अगस्त 2023 से शुरू होती है। आगे आने वाले इलेक्शन जब भी होंगे, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एकनाथ शिंदे शिवसेना, उद्धव ठाकरे शिवसेना, ये बहुत बड़ा एक भूकंप, भूचाल, बहुत बड़ी एक भौकाल खड़ा हुआ है राजनीति में, और ये हर स्टेट में आएगा, क्योंकि कलयुग एंड घोर कलयुग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ध्यान रखिए एक बात, राहु की महादशा में अजीत पवार अगले 1 से 1.5 साल में ऐसा खेला भी खेल सकती है ग्रह दशा उनके साथ कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक बनते हुए दिखाई देते हैं। और क्योंकि सक्षम है, खानदानी है और राजनीति के परिपक्व हैं। आपको याद होगा, आपके शो के माध्यम से भविष्यवाणी में मैंने बोला था कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोट लेकर अगर कोई जाएगा 2019 में तो वो अजीत पवार होगा, सबसे ज्यादा वोट उसको मिले थे। आज भी अजीत पवार जो है मुझे मजबूत होते हुए दिखाई देते हैं, मगर अगले 3 महीनों में अगर कोई अदला बदली होती है, पर्टिकुलरली 12 अगस्त से पहले, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस पुनः मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मगर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी से अगर देवेंद्र फडणवीस का नाम निकालकर बाहर रख दिया जाए तो महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी की इकाई शून्य होती हुई दिखाई देती है। आगे कोई बड़ा नेता आता है कि नहीं आता है,
ये भविष्य और कल्पना की बात। पंडित जी मला एक सांगा की आता सगळीकडे चर्चा अशी आहे की देवेंद्र फडणवीस हे केंद्रात जाणार. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा अगदी आता द्रौपदी मुर्मू सध्या महाराष्ट्रात आहेत, नागपूरमध्ये त्या, आणि त्या तिथून एकदा दिल्लीत गेल्यानंतर अवघ्या काही तासांमध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार आहे आणि त्या विस्तारामध्ये देवेंद्र फडणवीस आणि प्रफुल्ल पटेल यांची नावं अत्यंत ठळकपणे घेतली जात आहेत. ज्या कुंडलीच्या आधारे देवेंद्र फडणवीस यांना राज्य पातळीवरचं नेतृत्व करण्याची संधी मिळू शकते की राष्ट्रीय पातळीवरचं? देखिए कोचरेकर साहब, राजनीति की भविष्यवाणियां मैं भी बहुत दिनों से कर रहा हूं, 30 साल से, और आप भी बहुत सालों से राजनीति के विश्लेषज्ञ भी हो, बहुत अच्छे पत्रकार भी हो, ईमानदार पत्रकार हो, जिसने कभी किसी चीज की परवाह नहीं की, किसी रिश्ते की फेवर नहीं की। ये मैं आपकी प्रशंसा करने से बाज नहीं आऊंगा। आज मैं आपको याद है, मैं भविष्यवाणी मोड़ता तरोड़ता नहीं हूं, जो है सो है। अगले साल इलेक्शन आने वाले हैं, देवेंद्र फडणवीस से बड़ा चेहरा महाराष्ट्र में नहीं है। एक सबसे पहले तो राजनीतिक विश्लेषण कर देता हूं कि देवेंद्र को यहां से हटाने की कोशिश ही नहीं करेगा हाईकमान, नहीं करेगा। और देवेंद्र की कुंडली में स्थायी ग्रह दशा चल रही है, स्थिर ग्रह दशा चल रही है। केतु ने 4 साल तक उसको काफी डिसमेंटल कर दिया, रेस्टलेस कर दिया। देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में अगले कम से कम 3 साल कुंडली के प्रमाण से कोई हिला नहीं सकता। लोग तो देखिए, लोगों का काम है कहना। लोग कहते हैं कि वो जी दिल्ली जा रहा है, ये तो 2.5 साल से सुन रहा हूं मैं, उसको दिल्ली ले जाएंगे जी, अमित शाह से उसकी जमती नहीं है जी। मुझे कुंडली के माध्यम से, क्योंकि अमित भाई और देवेंद्र फडणवीस की कुंडली का कंपैटिबिलिटी चार्ट जब मैं बनाता हूं तो डेफिनेटली उसमें 69 नंबर मिलते हैं। जब हम शादी करते हैं गुणांक मिलाते हैं, बरोबर है, तो 36 में से 36 पेक्षा किती गुण जुळतात? 36 में से 28 गुण देवेंद्र फडणवीस के पॉलिटिकली अमित भाई बरोबर जुळतात, सोशली, हाँ पॉलिटिकली सोशली, यहाँ पे फायनान्शियल की तो बात नहीं। पण मला तुम्हाला अजून एक वेगळा इंटरेस्टिंग प्रश्न असा विचारायचा आहे. देवेंद्र फडणवीस, आता बघा, काल कॅबिनेटची बैठक होती आणि कालच्या कॅबिनेटच्या बैठकीला हे सगळे बिन खात्याचे 9 मंत्री आणि ज्यांच्याकडे मंत्रालय आहेत असे मंत्री पण होते. मध्ये देवेंद्र फडणवीस बसले होते, एका बाजूला एकनाथ शिंदे, दुसऱ्या बाजूला अजित पवार. देवेंद्र फडणवीस या दोघांबरोबर कसे कुंडलीच्या आधारावर राहू शकतात असं तुम्हाला वाटतं? या दोघांपैकी कोण त्यांना जास्त सांभाळून घेईल आणि कोण त्यांना जास्त त्रासदायक ठरेल? ये दोनों ही उनको साथ देंगे, क्योंकि इन दोनों को देवेंद्र फडणवीस ही तो लेके आया है, तो फिर तंग करने का मतलब ही पैदा नहीं होता। आप समझे ना, तंग करने का मतलब तब पैदा होता है कि आपके सामने कोई खड़ा है। देवेंद्र की मैंने पिछली इंटरव्यू में देखा, जो कोई अर्नव गोस्वामी के साथ थी, नाम लेके बोलता हूं मैं, उसमें उन्होंने बोला कि मुझे धोखा एकनाथ ने या अजीत पवार ने कभी नहीं दिया, शरद पवार ने धोखा नहीं दिया, मुझे धोखा दिया है उद्धव ठाकरे ने। आपको याद है ना? जी जी। तो ये दोनों देवेंद्र फडणवीस के लाए हुए लोग हैं, तो ये उनको धोखा नहीं देंगे। गैर समझ लोगों के माध्यम से हो सकती है, जैसे एक नए पोस्टर लग गए, आपको याद है, तो बोले कि एकनाथ शिंदे ने लगाए हैं। अभी उसमें क्या राजनीति है, ये राजनीति तक रहने दो, मगर ग्रहों की स्थिति के मुताबिक एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस बड़ी टीम बनाकर, कठोर टीम बनाकर महाराष्ट्र की सेवा करेंगे और इनमें कोई ज्यादा मतभेद नहीं होंगे। घर में हम पति पत्नी होते हैं तो उसमें मतभेद हो जाता है, तो यहां पर 3 मुख्यमंत्री हैं, 1 मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना संभव है। मगर 12 अगस्त के 5 दिन इधर 5 दिन उधर कुछ हो सकता है। आपको याद हो, जब भी सुप्रीम कोर्ट का केस था तो भी मैं 12 तारीख बार बार बात कर रहा था, वो भी 12 जुलाई की डेट निकली थी। और 12 जुलाई को आपने देखा कि वो 12 जुलाई को जो रिजल्ट निकला वो एकनाथ की फेवर में था या उद्धव जी की फेवर में था, अभी तक किसी को नहीं समजा। किसी को नहीं समजा। पंडित जी, मी आता पुढच्या टप्प्याकडे जाणार आहे.
मला एक सांगा, एक माणूस राज्याचा मुख्यमंत्री असतो, त्याला अनेक गोष्टींची काळजी घ्यायची असते. आपल्या प्रकृतीची घ्यायची असते, सरकारची घ्यायची असते, कुटुंबाची घ्यायची असते. एकनाथ शिंदे यांना या कुंडलीच्या आधारावर नेमकी कसली काळजी घ्यायला हवी असं तुम्हाला वाटतं? त्यांच्या निकटवर्तीयांची, मंत्रिमंडळातल्या सहकाऱ्यांची, कुटुंबातल्या सदस्यांची, की विरोधकांची, की उद्धव ठाकरेंची, की शरद पवारांची, कोणाची? देखिए, पांचवा घर जो होता है ना, वो पुत्र का होता है। एकनाथ जी की कुंडली में, जो किसी की भी कुंडली में पांचवा घर कुंडली का पुत्र का होता है, तो उनके पुत्र को बहुत ही ध्यान से लोगों को मिलना चाहिए और फैसले जो भी लें अपने पिता की सहमति से और पॉलिटिकल विश्लेषण करके लेने चाहिए। दूसरा, उनके अपने, उनको किसी और से खतरा नहीं है। उनकी टीम में जो लोग हैं वो अगर किसी तरह की कोई गलतियां करते हैं तो उसका मुआवजा डेफिनेटली एकनाथ जी को भरना पड़ सकता है कि भाई तुम 40 लोग, कितने लोग लेके आए हो? 40 लोग लेके आए हो, जिनमें से 25 लोग महाराष्ट्र में ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। एक वो शेर है ना कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो कहीं ना कहीं उनसे एक ही निवेदन है कि एक तो डॉक्टर श्रीकांत जी जो हैं उनको कोई भी फैसला लेने से पहले अपने पिता की सलाह लेनी चाहिए और अपने मीडिया एडवाइजर की सलाह लेनी चाहिए और कोई भी सिग्नेचर करने से पहले ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, उनके जो साथ के लोग हैं, मुझे नहीं मालूम उनको क्या कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं तीसरा घर, 8वां घर और 12वां घर ये आपकी टीम का होता है। इस और 7वां घर जो परिवार का होता है, अभी एकनाथ का परिवार तो वो 40 लोग हैं, बराबर। तो वो परिवार के घर में राहु बैठा हुआ है, तो कहीं ऐसा ना हो कि राहु केतु शनि शुक्र ये दैत्य ग्रह हैं, ये अपने ही लोग कुछ ऐसी गलतियां कर दें जिनकी वजह से एकनाथ जी को कोई ना कोई कठिनाई का सामना करना पड़ सकता। पंडितजी, हे झालं तुम्ही आता एकनाथ शिंदेबद्दल। महाराष्ट्राच्या प्रेक्षकांना मित्रो मी तुम्हाला आपल्याला एक सांगू इच्छितो की पंडित राजकुमार शर्मा यांनी ज्यावेळेला कर्नाटकच्या निवडणुकांची घोषणा झाली त्याच्या आधीच त्यांनी असं म्हटलं होतं की कर्नाटकामध्ये काँग्रेस जिंकून येणार। भाजप पूर्ण ताकदीनिशी आणि देशभरातली आपली ताकद घेऊन कर्नाटकात उतरले होते, तरीही पंडित राजकुमार शर्मा ठाम होते। त्यांनी सांगितलं कर्नाटकमध्ये काँग्रेसच जिंकणार। आता पंडितजी, जाता जाता मला एक गोष्ट तुम्हाला विचारायची आहे। बघा, याच्यात अजून 2 नेते शिल्लक आहेत आपले, जे खूप मोठे नेते आहेत। एक तर आहेत स्वतः शरद पवार आणि दुसरे आहेत उद्धव ठाकरे। यांच्याबद्दल बोलायचंय, पण त्याआधी मला एका गोष्टीकडे घेऊन यायचंय, ते म्हणजे महाराष्ट्रातली काँग्रेस आणि नाना पटोले। काँग्रेसमध्ये गट पडून अशोक चव्हाण भाजपमध्ये जातील असं बोललं जातंय। अशोक चव्हाण आणि नाना पटोले हे इक्वेशन्स किंवा हे जे काय आहे, हा ताळमेळ जो आहे तुम्हाला कसा दिसतोय? नाना भाऊ फागुनराव पटोले 5 जून 1963, तुला राशि, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, विशाखा नक्षत्र। जब नाना की कुंडली का हम अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली लगन में बैठा हुआ मंगल उनको राजनीति में यहां तक पहुंचा देता है कि आज के दिन वो महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और डेफिनेटली उनकी लीडरशिप में महाराष्ट्र में कांग्रेस को बल मिला है। अब जो हो रहा है उसमें कांग्रेस को और बल मिलेगा, क्योंकि जब 2 लोग लड़ते हैं तो सामने वाले को उसका फायदा होता ही होता है, तो इसलिए कांग्रेस को भी आगे जाकर लाभ मिलेगा। मगर आज की अगर हम बात करें अशोक चव्हाण की और नाना पटोले, आपने 2 नाम लिए, नाना की अगर हम बात करें तो इस वक्त नाना की कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है 2014 से। शुक्र उनका बड़ा प्रबल है, मगर कहते हैं कि शुक्र शनि राहु केतु ये चारों दैत्य ग्रह हैं, मगर इस वक्त उनकी कुंडली में शुक्र में राहु चल रहा है। तो नाना पटोले में एक परिवर्तन आ सकता है, हो सकता है कि उनको कोई और जवाबदारी दे दी जाए। 2 सितंबर 2023 से पहले नाना पटोले जो हैं उनको हो सकता है प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी से कोई और जिम्मेदारी दे दी जाए। और अब दूसरा नाम जो आपने अशोक चव्हाण का लिया है, अशोक शंकरराव चव्हाण, कारण ते माजी मुख्यमंत्री है।
ये माजी मुख्यमंत्री है और माजी कैबिनेट मंत्री है, तो डेफिनेटली उनकी अगर हम कुंडली का अगर अध्ययन करते हैं तो मुझे कहीं भी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी में अशोक चव्हाण जाते हुए दिखाई नहीं देते। उन्होंने अगर कोशिश की भी है तो फेल होती हुई दिखाई देती है। यहां तक हो सकता है कि नाना की जगह अशोक को कांग्रेस एक नई जिम्मेदारी दे दे कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक चव्हाण होंगे। ऐसा मुझे उनकी कुंडली से लग रहा है। पंडित जी, हे तर झालं आता या सगळ्या सत्तेत असलेल्या लोकांच्या बद्दलचं. आता आपण जाणार आहोत शरद पवारांकडे. शरद पवार वय वर्ष 83. याच्या आधी 1980 साली त्यांना 50 लोक सोडून गेले होते, 50 आमदार. त्यानंतर तेव्हा ते फक्त 40 वर्षांचे होते. आज ते 83 वर्षांचे. त्यांचे 42 लोक त्यांना सोडून गेले. काय होणार शरद पवारांचं आणि त्यांच्या मुलीचं किंवा पवार कुटुंबाचं? मुझे एक बात की बड़ी खुशी हुई कि जितने भी लोग उनको छोड़कर गए हैं, आज आते हुए मैंने देखा तो सब जगह पे उन्होंने अपने नेता शरद पवार का पोस्टर लगाया। आज एकनाथ शिंदे हो या उद्धव ठाकरे हो, एकनाथ शिंदे दिगे साहब का और बाला साहब का फोटो लगाते हैं क्योंकि वो उनके आराध्य थे। आज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की जब बात करते हैं तो इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुई कि सबने आज भी अपना नेता शरद पवार को ही चुना है। मगर राजेश जी, एक बात बड़ी सिंपल और बड़ी साफ है, पवार साहब की कुंडली का अध्ययन करते हुए मुझे आज 35 साल हो गए हैं। आप 100% मैं बोल रहा हूं कि 35 साल हो गए। मैं आज शरद पवार साहब की और सोनिया गांधी की कुंडली का अध्ययन कर रहा हूं। 12 हाँ नहीं, मेरे पास है कुंडली 12/12/1940 उनका जन्मदिन है। और अभी दादा की और उनकी कुंडली मैंने देखी 5:30 पे बुध की महादशा 29/9/2019 को उनको लगी है। मुझे लगता है कि उनको अपनी हेल्थ का अगस्त सितंबर के बाद ध्यान रखना चाहिए और बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां तक उनकी अपनी, वो बोलते हैं कि मैं 3 महीने में सब कुछ पलटी कर दूंगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शरद पवार और अजीत पवार का कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और शरद पवार नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, फाउंडर हैं और वही रहेंगे। प्रफुल्ल पटेल और धनंजय मुंडे, अजीत पवार, सुप्रिया सुले, क्योंकि इन सबकी बॉडी लैंग्वेज जब हम देखते हैं तो डेफिनेटली झटका तो लगता है जब आपका एक परिवार आपको छोड़कर बाजू में रहने चला जाए, मगर इवेंचुअली परिवार ही होता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे को छोड़कर जाने के पहले एक दूसरे का भला जरूर सोचते हैं। कल को सुप्रिया अजीत पवार की बहन ही रहने वाली है, अजीत पवार के काका शरद पवार ही रहने वाले हैं। मुझे लगता है कि एज छोड़िए, शरद पवार की एज, उन्होंने तो इतना बड़ा तूफान, उनके कैंसर जैसी बीमारी को मात दे दी और आज 10 साल से जिस तरह का भी बोलते हैं और डेफिनेटली उनके अंदर एक ऐसी मनोबल शक्ति है जो भगवान ने उसको दी है। वो आज नहीं, अगले 3 से 4 साल वो मनोबल और शक्ति रहने वाली है। और 3 महीने में वो जो पलटी करने की बात करते हैं, हो सकता है अपने पार्टी के प्रिय नेताओं के प्रति, लीडरों के प्रति, जिनको उन्होंने बनाया है, उनके प्रति उनका प्रेम जागरूक हो जाए और वो सबको बुलाकर माफ कर दे। पंडित जी, हे तर झालं. आता तुम्ही म्हटलं पवार कुटुंबियांबद्दल. मी आता दुसऱ्या फॅमिलीकडे येणार आहे, पण त्या फॅमिलीतला जो सगळ्यात मोठा सदस्य आहे त्याच्याबद्दल आधी आपल्याला बोलायचंय, ते म्हणजे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे. 27 जुलाई 1960. बोलिए आगे. काय असणार आहे उद्धव ठाकरेंचं भविष्य आणि त्यांच्या पक्षाचं भवितव्य? देखिए, एक बात सही है, मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उद्धव ठाकरे साहब के साथ जो भी हुआ उसमें किसकी गलती है, उद्धव की है या शरद पवार की है, या मैं तो भाग्य की बात करता हूं, यहां मैं तो भविष्य देखता हूं। मैं तो लिहिले त्यांच्या कुंडली? देखिए, उद्धव ठाकरे जी की कुंडली जो है 27/7/1960, सिंह राशि। और मित्रों, एक बात ध्यान से सुनिए, सिंह राशि में जब भी शनि होता है तो आदमी को अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए।
मैं तो सबसे पहले उद्धव जी को यही सलाह दूंगा कि शनि इस वक्त कुंभ राशि में चल रहे हैं, मीन राशि में 2.5 साल में जाएंगे। 2 से 2.5 साल के अंदर अंदर आप आदित्य को अपना कारभार संभालिए और आदित्य आप खुद जो हैं शिवसेना प्रमुख हैं, शिवसेना प्रमुख बनकर आप उसका मार्गदर्शन करिए। और दूसरी सलाह, माने कोई ना माने, अगर दोनों ठाकरे इकट्ठे हो जाते हैं तो महाराष्ट्र की जनता को एक नया आयाम मिल जाता है, एक नई दिशा मिल जाती है, राजनीति में एक नया मोड़ आ सकता है। पंडितजी, मी तुम्हाला 1 मिनिट थांबवणार आहे. तुमची कुंडली काय म्हणते मला माहित नाही, कारण कुंडली मला समजत नाही. मला राजकारण कळतं आणि मला काही कुटुंब आणि त्यातले घटक कळतात. ठाकरे फॅमिली किंवा ठाकरे बंधू एकत्र यावं असं बऱ्याच लोकांना वाटतं, पण पत्रकार म्हणून किंवा या 2 कुटुंबांचा निरीक्षक म्हणून मला असं वाटतं राज उद्धव एकत्र येणार नाहीत. त्या दोघांच्या कुंडलीवरून तुम्हाला काय वाटतं, ते एकत्र येतील का? देखिए, यायला हवेत वगैरे नाही, कुंडलीच्या आधारावर काय वाटतं? मैं तो सर कुंडली के आधार पर ही बात करता हूं, मुझे दूसरा कुछ समझता नहीं है। किसी हलवाई को पूछोगे कि तुमको क्या आता है, बोलता मुझे तो भाई जिलेबी बनानी आती है, मुझे तो सिर्फ ग्रह दशा समझती है और कुछ नहीं समझता। एक बात ध्यान रखिए, उद्धव जी की कुंडली में इस वक्त गुरु की महादशा और उसमें शनि, ये भी हमने भविष्य किया था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे जब एकनाथ बनते बनते रह गया। तो 12-10-2021 से 15-10-2024 तक शनि की अंतरदशा लगी हुई है। सबसे पहले तो उनको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और शिवसेना उद्धव ठाकरे विल बाउंस बैक, याद रखना मेरी बात। शिवसेना उद्धव ठाकरे का उदय होगा। ये हो सकता है कि उद्धव जी, रश्मि जी, राज ठाकरे और शर्मिला जी, ये आपस में इनकी ना बनती हो, ना उनके आपस में विचार जो हैं उनमें बहुत सी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, मगर भाई आगे आने वाले दिनों में आप अमित राज ठाकरे की कुंडली, आदित्य उद्धव ठाकरे की कुंडली और जय उनके तेजस की कुंडली को तो आप नकार नहीं सकते। कभी कभी बच्चों के सामने हम सरेंडर कर देते हैं कि ठीक है बाला, तुला असा वाटतंय ते आपण असा करून टाकू। असं होऊ शकतं? 13 तारीख को जन्म है किसका? आदित्य का। 14 तारीख को किसका है? राज ठाकरे का। मकर राशि दोनों की सर। आज नहीं तो मैं प्रेडिक्ट करता हूं 2.5 साल के अंदर अंदर में ये आपको कारनामा देखने को मिलेगा। बाला साहब की आत्मा को उस दिन बहुत शांति मिलेगी। देखिए, महाराष्ट्र में मैं बाला साहब के साथ बैठा हूं, उनके साथ खाया हूं, उन्होंने मेरे को बहुत प्यार किया, मेरे कार्टून बनाए, आपको पता है। इसलिए मैं आज भी उस दिगंबत आत्मा को शत शत प्रणाम करते हुए उद्धव जी को और राज को यही सलाह दूंगा कि महाराष्ट्र की भलाई उन्होंने चाही। महाराष्ट्र मराठी मानुष के लिए उन्होंने अपने लोगों का अपना खून तक बहाया, जेल तक गए। आज महाराष्ट्र की भलाई के लिए ये सिर्फ हवाई सलाह नहीं है। कुंडली में अगले 2.5 साल में आप देख लेंगे, फिर मुझे बोलेंगे कि तंतो तर खरी टरली। 2.5 साल में ये होने वाला है, हो सकता है। और डेफिनेटली राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, उनको सत्ता का लोभ कभी नहीं रहा। मैं यहां तक राज को जानता हूं, मुझे नहीं लगता है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। अब विवशता से उद्धव जी बन गए, 2 मिनट में उन्होंने, अगर लोभ होता तो छोड़ के ना आते, बैठे रहते। उनको भी इस बात का लोभ नहीं था। इसलिए मैं दोनों को आज नहीं तो 2.5 साल के अंदर अंदर इकट्ठे होते हुए देखता। म्हणजे तुमचं म्हणणं असं आहे, पंडित राजकुमार शर्मा यांच्या या सगळ्या भविष्यवाणीच्या आधारावर जर आपण गेलो तर त्यांनी आजच्या या भविष्यवाणीमध्ये 2 ते 3 महत्वाच्या गोष्टी आपल्या समोर मांडल्या। त्यातली पहिली गोष्ट, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी येणारा 1.5 महिन्याचा काळ हा खूप महत्वाचा असेल। डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या अवतीभोवतीच्या लोकांची नीट खातरजमा करून निर्णय घ्यायला हवेत आणि आपल्या वडिलांची काळजी घ्यायला हवी। आणि तिसरी गोष्ट की ज्याच्यावर गेले काही दिवस प्रचंड मोठा कात्याकूट सुरू आहे, राज आणि उद्धव एकत्र येणार काय? पंडित राजकुमार शर्मा यांची भविष्यवाणी आहे, राज आणि उद्धव ठाकरे ही दोन्ही कुटुंब येत्या 2.5 वर्षात एकत्र येतील
पत्रकार म्हणून मला तसं वाटत नाही. पण शेवटी जे कुंडलीमध्ये काही लिहिलेलं आहे अशा गोष्टी घडतात. आजपर्यंत महाराष्ट्राचा रिवाज असा होता की उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री झालेले नाहीत. पंडितजींनी असं म्हटलंय की देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री होण्याचे चान्सेस आहेत. बघायचंय आपण की पंडितजींनी व्यक्त केलेली भविष्यवाणी ही कर्नाटक सारखी आणि 2013च्या नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधान पदाच्या भविष्यवाणी सारखी खरी ठरते का? पंडितजी आपण इधर एक बात मैं बोलना चाहता हूं, सिद्धिरमैया, देवेंद्र, डीके शिव कुमार और परमेश्वरन और इवन सोनिया गांधी की आधी टीम मुझे बोल रही थी कि महाराष्ट्र कर्नाटका में 134 सीटें आपने बोली हैं नहीं आएंगी, 108-10 आएंगी, कहीं ना कहीं से 2-4 लोगों को लेना पड़ेगा। मगर मैं उसके ऊपर, जैसे आप ठाम पने बोलते हो, मैं लटका रहा 134 और भारतीय जनता पार्टी 70 से ऊपर नहीं जाएगी। कर्नाटका की भविष्यवाणी पे मिलियंस ऑफ हिट हैं। 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली और 134 सीटें कांग्रेस को मिली और 135 सीटें कांग्रेस को मिली। मेरी भविष्यवाणी 134 की थी। इसी तरह जो आपने बोला है, मैं तो साईं से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे से गलती ना हो, मैं लोगों का मन ना दुखाऊं और मेरी भविष्यवाणी महाराष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लिए उत्तम और महाराष्ट्र को सफल करे। हे आहेत पंडित राजकुमार शर्मा. पंडितजी, आपली भविष्यवाणी आजपर्यंत जशी 98% खरी ठरली आहे. आम्ही आशा करतो की आपल्याला येणाऱ्या काळामध्ये अशा स्वरूपाचं यश मिळू दे आणि महाराष्ट्राचं आणि या समस्त मराठी मनाचं आणि त्याचप्रमाणे या संपूर्ण भारतवर्षाचं कल्याण होऊ दे. धन्यवाद. शुभम भवतु।